नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी ट्रंप की ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने की धमकी की, बिहार की पॉलिटिक्स में निशांत कुमार के डेब्यू के ऐलान की, देखेंगे राहुल गांधी के केरल दौरे से क्यों घबराई बीजेपी, क्या बंगाल के विभाजन की रची जा रही है साजिश। और একটা বঙ্গভঙ্গ করা বিহারকে একবার ভাগ করেছে, বিহার ঝাড়খণ্ড হয়েছে বড় ছিল। जानेंगे न्यायपालिका को कमतर आंकने वालों को सीजीआई सूर्यकांत ने क्या दिया जवाब, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नेपाल में किसकी बनेगी सरकार। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। यूपी में मतदाता सूची पर बड़ा अपडेट, चुनाव आयोग ने जारी की तारीख, 10 अप्रैल को आएगी फाइनल वोटर लिस्ट। एआई समिट विरोध मामला, कांग्रेस कार्यकर्ता सिद्धार्थ अवधूत की रिहाई के आदेश, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत। बिहार की सियासत में हलचल तेज, अमित शाह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बुलाया दिल्ली, 8 मार्च को होगी अहम बैठक। आम आदमी की जेब पर महंगाई की मार, घरेलू सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल 115 रुपए हुआ महंगा, विपक्ष ने सरकार पर उठाए सवाल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 10 एकड़ खेत में अफीम की खेती, भाजपा किसान मोर्चा नेता विनायक ताम्रकार पर गंभीर आरोप, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खुद किया अफीम के खेतों का मुआयना। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब उसने अपनी नई जनरेशन की मिसाइलें निकाल ली हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बना रहे हैं और साथ ही दूसरे देशों से जंग के लिए मदद भी मांग रहे हैं। लेकिन ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भी साफ कर दिया है कि ईरान नहीं झुकने वाला। तो क्या है मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के साथ जंग छेड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ा दी है और इन सबके बीच अब ट्रंप धमकियों के सहारे ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर आज बहुत बड़ा हमला किया जाएगा। ईरान के खराब व्यवहार के कारण अब ऐसे इलाके और समूहों को भी निशाना बनाया जा सकता है जिन्हें अब तक टारगेट करने का प्लान नहीं था। इन ठिकानों पर हमले से भारी तबाही हो सकती है। ट्रंप ने इससे पहले ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी थी, लेकिन उन्हें जवाब देते हुए ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया है और साफ कह दिया है कि जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देंगे, वो अपने इस सपने को कब्र तक साथ ले जाएंगे। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमले बंद करने का फैसला लिया है। अब पड़ोसी देशों पर तब तक हमला नहीं किया जाएगा जब तक ईरान पर हमला वहीं से न किया जाए। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने पेजेश्कियान के इस बयान को दबाव में झुकना बता दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार हमलों के कारण ईरान बुरी तरह दबाव में है। उसने अपने मध्य पूर्व के पड़ोसी देशों से माफी मांगी है और उन पर आगे गोलीबारी न करने का वादा किया है। ईरानियन थिंक टैंक डिप्लो हाउस ने ट्रंप के इस बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उसने आगे ये भी बताया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान अब भी ईरान के पुराने रुख को ही दोहरा रहे हैं कि ईरान अपने पड़ोसियों पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इस बीच खबर आई है कि ईरान ने यूएई के अल दाफरा एयरबेस पर हमला किया है। यूएई के अधिकारियों ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में उन्होंने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों और 121 ड्रोन हमलों का सामना किया है। इराक का एयर स्पेस अब भी बंद है। उधर ईरानी सेना आईआरजीसी ने दुश्मनों के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमलों की 25वीं लहर की घोषणा कर दी है। ईरान के हमलों से निपटने के लिए इजराइल के पास गोला बारूद की भारी कमी हो गई है, इसलिए उसने अमेरिका से 1000 बम खरीदने की डील की है। वहीं अमेरिकी सेना का एक B-1 लैंसर बॉम्बर भी ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस पर उतरा है। पहले तो ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने मिलिट्री बेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन अब अमेरिकी बॉम्बर की लैंडिंग के बाद माना जा रहा है कि वो अमेरिका के दबाव में आ गया है। लेकिन स्पेन और जर्मनी ने जरूर कड़ा रुख अपनाया है। स्पेन ने तो पहले ही अपना मैसेज दे दिया था कि नो टू वॉर, और अब जर्मनी ने भी ये कहते हुए जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया है कि क्या ये जंग अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक सही है। ये हमारी जंग नहीं है। यानी इस जंग को लेकर अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवालों से घिर गया है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। वैसे अगर अमेरिका इस जंग में अपने पैर पीछे खींचता है तो उसका सुप्रीम पावर का दर्जा भी खतरे में आ सकता है। वहीं ईरान ने भी बदले की कसम खाई हुई है। ऐसे में यह जंग जल्दी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। मिडिल ईस्ट की जंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, तो चर्चा इस वक्त बिहार की सियासत में जारी उठापटक की भी हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे निशांत कुमार को जेडीयू की सदस्यता दिलाने की तैयारी चल रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में एंट्री करने से पहले ही निशांत कुमार ने सियासी हलचल बढ़ा दी। उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ अहम बैठक की है, जिसे बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। सीएम नीतीश कुमार के अचानक राज्यसभा जाने के फैसले ने सबको हैरान कर दिया। एक तरफ बीजेपी पर कई सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ जेडीयू कार्यकर्ताओं की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं नीतीश के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की खबरों ने सियासत में तहलका मचा दिया है। खबर है कि 8 मार्च को निशांत कुमार जेडीयू की सदस्यता लेने वाले हैं, लेकिन जेडीयू में औपचारिक रूप से शामिल होने से पहले ही अपनी सक्रियता बढ़ाकर उन्होंने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। दरअसल 7 मार्च की सुबह निशांत कुमार अचानक जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दिग्गज नेताओं और युवा विधायकों के साथ एक लंबी अनौपचारिक बैठक की, जिसके बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। इस बैठक में न सिर्फ नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले एमएलसी संजय गांधी और ललन सर्राफ मौजूद थे, बल्कि पार्टी के कई युवा विधायक भी शामिल हुए। निशांत ने नेताओं से नीतीश कुमार के काम करने के तरीके, सरकार की योजनाओं के जमीनी कार्यान्वयन और संगठन को भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की। जैसा कि आप जानते हैं कि निशांत कुमार अब तक राजनीति की चकाचौंध से दूर ही रहे हैं, लेकिन उनकी इस ताजा सक्रियता ने ये साफ कर दिया है कि वो अब संगठन की कमान संभालने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ऐसा माना जा रहा है कि निशांत की ये प्री ज्वाइनिंग सक्रियता पार्टी कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के लिए है। अब बस इंतजार उनकी औपचारिक ज्वाइनिंग का है, जो बिहार की सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। वहीं जेडीयू के अंदर चर्चा ये भी है कि गृहमंत्री अमित शाह के दखल के बाद सत्ता हस्तांतरण का ये फॉर्मूला तय हुआ है। चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी अब बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार भले ही दबाव के आगे झुक गए हैं, लेकिन वो मन से इसके लिए तैयार नहीं थे। बिहार में हो रहे इस बड़े उलटफेर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया। दरअसल कांग्रेस सांसद इन दिनों केरल के दौरे पर हैं, जहां वो लोगों के बीच जाकर संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। और इसी कड़ी में तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल से मुलाकात के दौरान उन्होंने कई अहम बातें कही और सरकार की विदेश नीति पर भी हमला बोला। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी इस समय केरल दौरे पर हैं, जहां उन्होंने तिरुवनंतपुरम में आईटी प्रोफेशनल से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही तमाम मुद्दों पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने भारत यूएस के बीच ट्रेड डील को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने साफ कहा कि भारत ने जो यूएस डील साइन की है वो असल में हमारा डेटा यूनाइटेड स्टेट्स को सौंपना है। मेरे अलावा किसी ने कुछ नहीं कहा। ये दिमाग हिला देने वाला है। सोचिए, अगर रूस अपनी पूरी तेल सप्लाई यूनाइटेड स्टेट्स को सौंप दे तो लोग चिल्ला चिल्ला कर विरोध करेंगे, फिर भी भारत में एक भी शब्द नहीं। ये मेरे लिए काफी हैरानी की बात है। राहुल गांधी ने बिना नाम लिए अंबानी और अडानी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने साफ कहा, हमारे पूरे सिस्टम पर असल में 3 या 4 बिजनेसमैन का कब्जा है। वे कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। वो ज्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचने में मदद करते हैं जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल पहलू भी है। उदाहरण के लिए हमारा जीएसटी ही ले लें। हमारा जीएसटी इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्रोड्यूसर को नुकसान हो। ये असल में प्रोड्यूस करने वाले राज्यों को खत्म कर देता है और कंज्यूमर राज्यों को फायदा पहुंचाता है। आप एक ऐसा जीएसटी डिजाइन करते हैं जो छोटे और मीडियम इंडस्ट्री को खत्म कर देता है और फिर बाद में सोचते हैं कि हम कोई नौकरी क्यों नहीं बना रहे हैं। उन्होंने चीन को भी मात देने के बारे में बात की। राहुल गांधी का कहना है कि अगर ठीक से तालमेल बिठाया जाए तो कोई भारतीय कंपनी उनका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके लिए हमें खुद से झूठ बोलना बंद करना होगा। राहुल के इस दौरे को लेकर कहा जा रहा है कि इससे बीजेपी घबराई हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल केरल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जिस तरह राहुल गांधी केरल की जनता से जुड़ रहे हैं, उससे कांग्रेस की पैठ मजबूत हो रही है। इसका सीधा फायदा कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। राहुल के बयानों ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वैसे सवाल तो ममता बनर्जी ने भी उठाए हैं बीजेपी और चुनाव आयोग पर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली से बंगाल को बांटने और वोटरों के अधिकार छीनने की साजिश रची जा रही है। ममता ने हर मोर्चे पर हमला बोला, जिससे राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा एक बार फिर हाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार दूसरे दिन धरने पर डटी हुई हैं। उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। ममता का कहना है कि दोनों मिलकर बंगाल के लोगों के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश रच रहे हैं।
ममता ने बीजेपी को नारी विरोधी बताते हुए कहा कि एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से महिलाओं पर सीधा असर पड़ा है और घरों का बजट बिगड़ गया है। इन मुद्दों के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर टीएमसी एक विशाल रैली करेगी। ममता ने महिलाओं से सड़कों पर उतरने की अपील की है। ममता ने बीजेपी पर बंगाल विरोधी होने का भी कड़ा आरोप लगाया है। ममता ने आगे कहा कि बीजेपी अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति अपना रही है। ये पार्टी बंगाल का विभाजन करना चाहती है और राज्य का सामाजिक ताना बाना तोड़ रही है। আরে বাংলায় হাত দিয়ে দেখো, ওদের ধান্দাবাজি হচ্ছে বাংলাটাকে ভাগ করা, আবার একটা বঙ্গভঙ্গ করা। বিহারকে একবার ভাগ করেছে, বিহার ঝাড়খণ্ড হয়েছে বড় ছিল। एसआईआर प्रक्रिया पर हमला बोलते हुए उन्होंने इसे साइलेंट इनविजिबल रिंगिंग करार दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि असली वोटरों को अंडर एडजुडिकेशन बताकर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ममता का दावा है कि शादी के बाद सरनेम या पता बदलने के कारण लाखों महिलाओं के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काटे जा रहे हैं। वहीं राजभवन में हुए अचानक बदलाव को लेकर भी ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बंगाल के नए राज्यपाल आरएन रवि को सीधा बीजेपी कैडर बताया है। ममता का आरोप है कि केंद्र सरकार ने पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर भारी दबाव डाला और उन्हें जबरन पद से हटाया। ममता के इन तीखे बयानों से साफ है कि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। उधर 9 मार्च को चुनाव आयोग के बंगाल दौरे के समय ये लड़ाई और तेज होगी, इसके पूरे आसार हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल विभाजन की साजिश का दावा किया है तो सीजेआई सूर्यकांत ने भी न्यायपालिका को कमतर आंकने वालों को दो टूक जवाब दे दिया। एनसीईआरटी किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक जोड़ने से देश की अदालतों की साख पर सवाल उठाने की कोशिश के बाद सीजेआई ने भारतीय न्याय प्रणाली की ताकत पर खुलकर बात की है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सीजेआई सूर्यकांत ने भारत की न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि भारत का न्यायिक अनुभव आज पूरी दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। सीजेआई का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एनसीईआरटी की किताबों में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे टॉपिक्स को लेकर विवाद तेज है, क्योंकि भारत जैसे देश में लाखों केसों को संभालना कोई छोटी बात नहीं है। सीजेआई के मुताबिक भारत का मजबूत संवैधानिक ढांचा और काम करने का तरीका दूसरे देशों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल लर्निंग की तरह है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस जैसे 50 देशों के दिग्गजों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि भारत की न्यायिक यात्रा संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक इनोवेशन का एक बेहतरीन मिश्रण है। इसके अलावा सीजेआई ने यह भी जोड़ा कि अदालतों का काम सिर्फ फैसला सुनाकर फाइल बंद करना नहीं है। किसी भी कोर्ट की असली ताकत उसकी पारदर्शिता और जनता के भरोसे पर टिकी होती है। न्याय प्रक्रिया इतनी आसान होनी चाहिए कि आम नागरिक को कोर्ट पहुंचने में हिचकिचाहट न हो। इसमें टेक्नोलॉजी एक गेम चेंजर साबित हो सकती है जो न्याय को सीधे लोगों के दरवाजे तक लेकर जाएगी। आज के डिजिटल दौर पर चिंता जताते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि साइबर अपराधी किसी देश की सीमा या नक्शे को नहीं देखते। जब अपराध ग्लोबल हैं, तो उनसे लड़ने का तरीका भी ग्लोबल होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि अलग अलग देशों की कानूनी संस्थाओं को एक ऐसा ढांचा तैयार करना होगा जिससे तकनीकी बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यानी सीजेआई का संदेश साफ है, आज के युग में कानून का शासन किसी एक देश की सीमा में कैद नहीं रह सकता। अदालतों को एक दूसरे के अनुभवों से सीखना होगा ताकि मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय की पहुंच को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाया जा सके। सीजेआई ने साफ कर दिया है कि भारत की न्यायपालिका दुनिया को दिशा देने की ताकत रखती है। तो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी धर्म युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। गौरक्षा के लिए उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और साथ ही लखनऊ कूच का ऐलान भी कर दिया है। वहीं अब शंकराचार्य के समर्थन में विपक्ष भी उतर आया है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने धर्म युद्ध की शुरुआत कर दी है और गौ रक्षा की मांग करते हुए सरकार को घेर लिया है। यात्रा शुरू करते ही वो सरकार पर बरस पड़े। शंकराचार्य ने कहा कि अभी तो जरूरी हो गई है और मजबूरी हो गई है। अपनी द्वारा चुनी सरकारों के सामने अपनी गौ माता को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। राजनीति वाले राजनीतिक मायने निकालते हैं, हम धार्मिक लोग हैं, अपनी गौ माता को बचाने के लिए निकल रहे हैं। गौ माता पर जो संकट आया है उसके निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। उन्होंने जनता के लिए संदेश दिया कि गौ रक्षा के लिए सब एक हो जाओ। उन्होंने सभी को लखनऊ के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि शंकराचार्य की ये यात्रा 7 मार्च से शुरू हुई, जो जौनपुर, सुल्तानपुर और रायबरेली होते हुए 10 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। इस दौरान अविमुक्तेश्वरानंद जनसभाओं के जरिए सीधे जनता से जुड़ेंगे और 11 मार्च को लखनऊ में गौ रक्षार्थ धर्म युद्ध का शंखनाद करेंगे। उनकी इस यात्रा को बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही विपक्ष ने भी शंकराचार्य की इस यात्रा का समर्थन किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शंकराचार्य की इस यात्रा को लेकर कहा कि पूज्य शंकराचार्य जी के साथ
साथ साथ सनातन शंकराचार्य की विचारधारा भी है। हम सब चाहते हैं कि गौ सेवा हो। पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ शंकराचार्य विचार भी हैं और गाय की सेवा हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बदनाम करने के आरोप लगाए हैं, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ साथ सनातन को ये बदनाम करना चाहते हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सनातन को बदनाम कर रही है और शंकराचार्य जी हमारी संस्था है सनातन की, उसी को अपमानित कर रहे हैं लोग झूठे मुकदमे लगवा करके। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एक्स पर पोस्ट किया, गौ माता केवल आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की आत्मा है। जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी गौ माता को राज्य माता घोषित करने और गौकशी पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग को लेकर आवाज उठा रही है, तब सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य जी के इस अभियान यात्रा का समर्थन करती है और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि गौ माता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। शंकराचार्य की इस यात्रा को लेकर बीजेपी और योगी सरकार पहले से ही घिरी हुई थी और अब विपक्ष की भी एंट्री हो गई है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले शंकराचार्य की ये ललकार आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उबाल पैदा कर सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे नेपाल में नई सरकार के चुनाव को। तो नेपाल में नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। 165 सीटों के नतीजे और रुझान सामने आ गए हैं। उसमें बालेन शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बहुमत मिल गया है। वहीं नेपाली कांग्रेस और वाम दलों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो क्या रहे चुनाव के नतीजे, देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल की संसद की 165 सीटों में से 164 के रुझान और नतीजे सामने आ गए हैं और इन नतीजों में बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना तय हो गया है। बालेन शाह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बहुमत मिल गया है। सदन में आरएसपी 2/3 से भी ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो रही है। अब तक जो नतीजे सामने आए हैं उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 60 सीटें जीत चुकी है और 61 पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और 8 सीटों पर उसे जीत भी मिल चुकी है। वहीं पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सीपीएन यूएमएल को 8 सीटों पर जीत मिली है और 3 सीटों पर वो आगे चल रही है। वहीं बात करें पूर्व पीएम पुष्पदहल प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर की, तो ये 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और 6 सीटें जीत भी चुकी है और अन्य 1 सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं, जबकि 5 पर बढ़त बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि नेपाल की संसद के निचले सदन में 275 सीटें हैं, जिनमें से 165 पर चुनाव हुए हैं, जबकि 110 सीटों पर समानुपातिक प्रणाली से सदस्यों का चुनाव होता है। यानी बहुमत के लिए कुल 138 सदस्यों की जरूरत होती है और इसमें 121 सीटें तो प्रत्यक्ष चुनाव यानी जनता के वोट से ही आरएसपी को मिलती दिख रही हैं और जिन 110 सीटों का वितरण समानुपातिक प्रणाली से होगा उसमें भी अधिकांश सीटों पर आरएसपी का ही दबदबा रहने वाला है। ये सीट भी चुनाव नतीजे के आधार पर ही बांटी जाती है, यानी नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन तय हो गया है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।